तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि शाओ लुओ ने अपनी नाइफ वो ली जिंग की गर्दन के आर पार कर दी थी, जिसकी वजह से ली जिंग की डेथ हो गई थी। मगर उसके बाद शाओ लुओ वो हान फेंग को भी बहुत ही बुरी तरह से मारता है, इतना मारता है कि उसके हाथ पैर तक तोड़कर रख देता है। मगर उसके बाद हमें दिखाया गया था कि हान फेंग ने डिसाइड कर लिया था कि वो अब अपनी पावर को रिवील करेगा। वो जैसे अपनी बॉडी में मौजूद ड्रैगन नेल को निकालता है तो उसकी पावर कई गुना बढ़ जाती है और फिर वो अपनी न्यू पावर के साथ शाओ लुओ को बहुत ही बेदर्दी के साथ मारना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि उसे मार मार कर पहले तो वो पूरी तरह से अधमरा कर देता है, मगर फिर वो अपने फाइनल अटैक के साथ उसकी गर्दन ही उड़ा देता है। मगर क्योंकि उसने अपनी बॉडी के अंदर से ड्रैगन नेल्स बाहर निकाल दी थी तो उसकी वजह से उसकी मेरिडियंस डैमेज हो गई थी और वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था। अगले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि हान फेंग वो ली जिंग के सामने बैठा हुआ होता है और ली जिंग की डेड बॉडी वो एक जगह पड़ी हुई थी। जैसे ही उसके अंदर से वो सोल बाहर निकलती है तो ली जिंग की सोल फौरन से हवा में ऊपर चली जाती है, मगर ली जिंग की कॉन्शियसनेस से उसका वो अज़ूरा ड्रैगन भी बाहर निकल आता है और वो फौरन से उस सोल का पीछा करता है और उस सोल को हवा में बिखरने से पहले ही वो उसे वापस नीचे ले आता है। जिसके बाद ली जिंग की सोल वो अपनी आंखें खोलती है तो वो अपने सामने अज़ूरा ड्रैगन को देखती है और ली जिंग कहता है, आखिर तुम्हें मेरी बॉडी से बाहर आने की क्या जरूरत थी? जिस पर अज़ूरा ड्रैगन कहता है, मैं आपकी सी ऑफ कॉन्शियसनेस का एक स्पिरिचुअल बीस्ट हूं और मैं अपने मास्टर की सोल को इससे हवा में बिखरता हुआ कैसे देख सकता हूं? मैं आपकी कॉन्शियसनेस से बाहर निकलकर आपकी सोल को प्रोटेक्ट करने के लिए आया हूं ताकि आपकी सोल वो यहाँ से बाहर ना जा सके। मैंने इसके लिए अपनी सोर्स पावर को यूज कर दिया है। और यहाँ पर वो अज़ूरा ड्रैगन ली जिंग को ये भी बताता है कि उसकी पूरी की पूरी स्पिरिट पावर वो खत्म हो गई है और उसके जितने भी इक्विपमेंट बॉडी मार्क्स थे वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो गए हैं। इसीलिए आप अपनी स्पिरिट को अपनी बॉडी के अंदर दोबारा से कंडेंस नहीं कर सकते, ना ही रिफाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको दोबारा से अपने सेक्ट वापस जाना होगा। मुझे पूरा यकीन है कि आप अपनी सोल को रीशेप कर सकते हैं। मगर ली जिंग कहता है कि मैं इस मामूली सोल के साथ और थोड़ी बहुत स्पिरिट पावर के साथ अपने सेक्ट वापस कैसे जा पाऊंगा? इतना कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो अज़ूरा ड्रैगन पूरी तरह से हवा में बिखर जाता है और ली जिंग से कहता है कि मास्टर, ये मेरी थोड़ी सी स्पिरिचुअल एनर्जी बची हुई है, आप इसका इस्तेमाल कीजिए। इस एनर्जी के जरिए आप कुछ देर तक सरवाइव कर सकते हैं। मैं जानता हूं अगर आप मेरी जगह होते तो आप भी बिल्कुल यही डिसीजन लेते, मगर क्योंकि अब आपको अपनी अगली मंजिल की तरफ आगे बढ़ना है तो फिर आपको ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। मगर हमें दिखाया जाता है कि ली जिंग अपनी सोल को रीशेप करने के बजाय सीधा हान फेंग की तरफ आगे बढ़ता है। हान फेंग वो अपने घुटनों के बल अभी तक बैठा हुआ था, वो मर चुका था या जिंदा था इसके बारे में भी कोई आइडिया नहीं था क्योंकि उसकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी और उसकी आंखें भी बंद थी। ये देखते ही ली जिंग को याद आने लगता है कि हान फेंग ने उसके लिए क्या कुछ किया है, जिसके बाद वो फौरन से उस अज़ूरा ड्रैगन की एनर्जी को यूज करते हुए हान फेंग की डैमेज मेरिडियंस को ठीक करना शुरू कर देता है। देखते ही देखते वो सारी ड्रैगन एनर्जी जब उसकी बॉडी में ट्रांसफर होने लगती है तो अचानक से हान फेंग होश में आ जाता है और वो देखता है कि ली जिंग उसके सामने खड़ा है, जिस पर वो हैरान होकर कहता है, ये कौन सी जगह है? तो ली जिंग उसे बताता है, तुम इस वक्त मेरी ही कॉन्शियसनेस में मौजूद हो और हम दोनों इस वक्त शुहुआ सिटी में मौजूद हैं। तुम्हारी बॉडी में मौजूद मेरिडियंस ने बहुत ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब की थी जिसकी वजह से ये डैमेज हो गई है। मैं तुम्हारी बॉडी के बाहर मौजूद हूँ और तुम्हारी बॉडी में मौजूद मेरिडियंस को रिकनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सुनकर हान फेंग थोड़ा सा सरप्राइज होता है और वो कहता है कि तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी तो वो बहुत पहले खत्म हो गई थी, तो फिर तुम इस एनर्जी के जरिए मेरी मेरिडियंस को रीशेप कैसे कर रहे हो? इतना कहते ही वो उसे रोकने की कोशिश करता है मगर वो उसकी बॉडी के आर पार निकल जाता है और वो खुद भी हैरान हो जाता है कि ये तो एक सोल फॉर्म है। वो ली जिंग से कहता है, आखिर तुम सोल फॉर्म में क्यों हो? तो ली जिंग उसे ये नहीं बताता कि वो मर चुका है, मगर वो उसे ये कहता है कि तुम्हारी मेरिडियंस अब ठीक हो चुकी है। जिसके बाद वो उसे अपने बारे में बताता है कि मेरे पास अब सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल और एक ही स्पिरिट बाकी है, इसीलिए मेरा सरवाइव करने का कोई भी चांस नहीं बन रहा, मगर तुम्हें जिंदा रहना होगा। मेरी वजह से तुम्हें मरना नहीं चाहिए। मगर हान फेंग कहता है, मुझे बताओ आखिर तुम्हारा क्या होगा? मैं तुम्हें कैसे बचा सकता हूँ? और अगर मैं तुम्हें नहीं बचा पाया तो इसका मतलब ये है कि हम लोग अब यहाँ से हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। ये सुनकर ली जिंग कहता है कि अलग होना वो क्या होता है? तुमने तो मुझे पहले बताया था कि दोस्ती क्या होती है और तुमने मुझे उसकी एग्जाम्पल भी दी थी, वो चीज मैंने अच्छी तरह से समझ ली थी, मगर अब तुमने एक नया वर्ड बोल दिया है। ये वर्ड
वर्ड मैंने पहले कभी सुना नहीं है। तो फिर हानफेंग कहता है अलग होने का मतलब है। ये कहकर वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और लीजिंग को बता नहीं पाता कि अलग होने का क्या मतलब होता है। मगर लीजिंग वो उसे इतना इमोशनल होता हुआ देखकर समझ जाता है कि हानफेंग क्या कहना चाहता है। वो हानफेंग से कहता है कि मैं अभी भी तुम्हें जिंदा देखना चाहता हूँ। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि उसकी सोल आहिस्ता आहिस्ता इरेज होना शुरू हो जाती है और वो हानफेंग से कहता है कि तुमने मेरे लिए जो कुछ किया उसके लिए शुक्रिया, अब अपना ख्याल रखना। इतना कहने के बाद उसकी बॉडी पूरी तरह से पत्तों में बिखर जाती है और हानफेंग सिर्फ उसे देखता रह जाता है। जिसके बाद वो जैसे ही उस कॉन्शियसनेस से बाहर आता है तो वो देखता है कि लीजिंग की बॉडी वो उसके सामने पड़ी हुई है और उसके हाथ में एक छोटा सा स्पिरिचुअल लीफ आकर गिरता है। ये वही लीफ था जो कि असल में उस असुर ड्रैगन ने लीजिंग को दिया था, मगर लीजिंग ने वो सारी एनर्जी हानफेंग की बॉडी में ट्रांसफर करके उसकी मेरिडियंस को रीशेप कर दिया था। ये देखकर हानफेंग बहुत ज्यादा इमोशनल होने लगता है। मगर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि यिन हुआन और लिनफू वो दोनों ही युक्योंग कारवान के लीडर यानी कि एल्डर यिनजी के पास आते हैं। वो एक जगह नीचे पड़ा हुआ होता है। उसे वहां पर देखते ही लिनफू फौरन से नीचे उतर आता है और कहता है कि फादर अब बेफिक्र हो जाइए, मैं अब आ चुका हूँ, मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आने में काफी देर कर दी। मगर एल्डर यिनजी कहता है कि बेटा मेरी सारी एनर्जी खत्म हो चुकी है, अब मेरे सरवाइव करने का कोई भी चांस नहीं है। ये कहने के बाद वो उसे अपनी युक्योंग रिंग दिखाता है और कहता है कि अब युक्योंग कारवान को लीड करने के लिए तुम्हें मेरी जगह लेनी होगी और मेरे सारे लोगों को अब तुम लीड करोगे। मैं तुम्हारे साथ वापस युक्योंग शहर नहीं जा पाऊंगा, शायद तुम्हें मेरी डेड बॉडी ही ले जानी पड़ेगी। आज से युक्योंग सिटी में तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम दोबारा से सब लोगों को युक्योंग सिटी में इकट्ठा करो और दोबारा से युक्योंग सिटी को पहले की तरह बिल्ड करो। ये कहने के बाद वो अपने युक्योंग कारवान के स्लोगन को उसके सामने रिपीट करता है, जिस पर लिनफू समझ जाता है कि अब बस उसकी बारी है। उसका फादर उसे वो चीजें याद दिलाता है जो कि उसके युक्योंग कारवान से रिलेटेड होती है और वो उसे बताता है कि अब सिर्फ तुम ही हो जो कि इस कारवान को लीड कर सकते हो। ये सुनने के बाद लिनफू फौरन से उस रिंग को लेता है और जिसे उसे अपनी फिंगर में डालकर फौरन से अपना वही स्लोगन रिपीट करता है। तो वहां मौजूद जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो उस स्लोगन का जवाब देते हैं और एल्डर यिनजी वो अपने बेटे को युक्योंग कारवान का नया लीडर बनते हुए देखता है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी जान निकल जाती है और वो वहीं दम तोड़ देता है। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शहर में हर जगह पेपर करेंसीज फेंकी जा रही होती है। ऐसे कॉइन्स को तभी फेंका जाता है जब किसी की डेथ हो जाती है। हर जगह खामोशी होती है और हमें दोबारा से लिनफू को दिखाया जाता है। वो अपने फादर की डेड बॉडी को लेकर युक्योंग सिटी की तरफ जाने वाला था। मगर दूसरी तरफ हमें हानफेंग और लीजिंग को दिखाया जाता है। हानफेंग ने लीजिंग की बॉडी को एक बेम्बू बोर्ड के ऊपर लिटा दिया था और वो उसे वहां से उसके सेट ले जाने वाला था। मगर वहां पे लिनफू भी आ जाता है और वो उससे कहता है कि मुझे अपने फादर की डेड बॉडी को युक्योंग सिटी लेकर जाना होगा, इसीलिए मुझे लगता है शायद अब हमारा एक दूसरे को अलविदा कहने का टाइम आ गया है। तुमने मेरे लिए जो कुछ किया है वो मैं हमेशा याद रखूंगा। तुम्हें जब भी मेरी हेल्प चाहिए हो बस मेरा नाम पुकार लेना, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार रहूंगा। जिसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और लिनफू वहां से चला जाता है। और यहाँ पर हानफेंग वो लीजिंग की बॉडी को लेकर फौरन से जुरोंग सिटी की तरफ जा रहा होता है। उसे लीजिंग ने पहले ही बता दिया था कि अगर वो इस नहर के जरिए आगे बढ़ेगा तो वो सीधा जुरोंग सिटी जा पहुंचेगा। जुरोंग सिटी वो अपने आर्ट और मैजिक की वजह से बहुत ही ज्यादा फेमस है और लिनफू ने उसे ये बात भी बताई थी कि जुरोंग सिटी के लोगों ने ही उनके ब्रोंज कैरियोट को बनाया था। मगर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उसकी स्वॉर्ड वो पानी के अंदर होती है और उसके अंदर से एक ब्लड ओरा निकल रहा होता है जो कि उस पानी में हर जगह फैल रहा था। और हमें दिखाया जाता है कि फिर एक बंदा उस पानी में से एक बाल्टी भरकर सीधा अपने घर ले जाता है और फिर उसी पानी के जरिए वो खाना बनाता है और उसी पानी को वो एक बाउल में डालकर एक प्रिजन के अंदर लेकर जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि वहां पर बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं और वो लोग एक दूसरे से शुहुआ सिटी के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि शुहुआ सिटी को इस मर्तबा तो बचा लिया गया है और इसमें सबसे बड़ा रोल
यूशन फैमिली के हानफेंग ने प्ले किया है, मगर उसका वो दोस्त दूसरा ली जेंग वो मारा गया है। मगर वहाँ पे मौजूद कुछ लोग कह रहे होते हैं कि ये यूशन हानफेंग आखिर है कौन, क्योंकि हम लोगों ने तो सुना था कि यूशन फैमिली तो बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है, तो फिर ये लड़का यहाँ पे कहां से आ गया। मगर हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा जो कि खाना लेकर आया था वो फौरन से वहां पे मौजूद एक प्रिजन में एक कैदी को खाना पहुंचाता है। मगर जब वो कैदी उस खाने को देखता है तो उसे काफी अजीब सा फील होता है, क्योंकि उसे उस बाउल के अंदर वो रेड ब्लड ओरा नजर आ रहा होता है। और बाहर मौजूद लोग वो कह रहे होते हैं कि इस प्रिजन में जो बंदा मौजूद है ये असल में शिया किंगडम का एक जनरल है और इसने यूशन क्लान को खत्म करने के लिए बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया था। और इसका कहना है कि इसने सिर्फ एक ही बंदे को छोड़ दिया था। वो बंदा असल में एक छोटा सा बच्चा था और उस वक्त बेहोशी की हालत में था। इस बंदे ने उस बच्चे को इसीलिए छोड़ा था ताकि वो जब बड़ा होगा तब वो उसे मारेगा। लगता है शायद वो यूशन फैमिली का ग्रैंडसन है और अब वो बड़ा हो चुका है, क्योंकि वो अब शेंग फैमिली का ग्रैंडसन बन चुका है, तो शायद अब उसके पास काफी पावर्स होंगी। मगर यहाँ पे जो ये कैदी है ये पिछले 18 सालों से उसका इंतजार कर रहा है। इतने में हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा जब उस बाउल के अंदर उस ब्लड ओरा को देखता है तो वो फौरन से गुस्से में आ जाता है और अपने आप को छुड़ाने के लिए उन चेन्स को खींचना शुरू कर देता है, जिस पर वहां पे मौजूद जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो फौरन से एक्टिव हो जाते हैं और सब लोग भागते हुए उस प्रिजन के अंदर आते हैं और सब लोग एरोस के जरिए उस वॉरियर को मारने की कोशिश करते हैं। मगर हमें दिखाया जाता है कि कोई भी एरो उस वॉरियर को हर्ट नहीं कर पा रहा था, बल्कि वो एरोस तो उससे टकराते ही गिर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी बॉडी वो स्टील की बनी हुई है। जैसे ही वो ऊपर की तरफ आता है और फिर उन लोगों से कहता है कि क्या कहा तुम लोगों ने, उसे इस तरह गुस्से में इतनी पावर के साथ देखकर वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। मगर वो वॉरियर अपने हाथों में मौजूद उन चेन्स के जरिए एक वॉरियर को उठाकर दूर फेंक देता है और फिर बाकी सारे उसे देखकर ही काफी ज्यादा डर जाते हैं। मगर फिर वो वॉरियर एक एक करके उन लोगों को मारना शुरू कर देता है। वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करता है और उन चेन्स का भी, जिसके जरिए वो पल भर में ही उन लोगों का सफाया कर देता है। और कुछ ही देर के अंदर हम देखते हैं पूरा मैदान साफ होता है और वो अकेला ही वहां पे खड़ा हुआ था। उसने एक वॉरियर को अपने पैरों के नीचे दबोचा हुआ होता है और उससे कहता है कि मुझे बताओ कि मैं कौन हूँ। इतना सुनते ही वो वॉरियर कहता है कि तुम शिया फैमिली के एक जनरल हो और तुम्हें लॉर्ड यामा ने पर्सनली शेंग फैमिली के स्लॉटर जनरल का टाइटल भी दिया है। मगर फिर वो वॉरियर कहता है कि इस ब्लड का मैंने 18 साल तक इंतजार किया है, फाइनली वो लड़का अब 18 का हो चुका है, अब मैं उसके साथ अपना पुराना हिसाब किताब चुकता करूंगा। इतना कहते ही वो वहां पे मौजूद कुछ कपड़े उठाता है और फौरन से उन्हें पहनकर बाहर निकल जाता है। और फिर अगले सीन में हम लोग ज़ुरोंग सिटी को देखते हैं। वहां पे काफी ज्यादा चहल पहल होती है, हर तरफ लोग नजर आ रहे थे और हर बंदा कुछ ना कुछ बेच रहा होता है। और वहां मौजूद एक लड़की सब लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और उन लोगों को बताती है कि मैं माउंटेन से आई हूँ और मैंने अपने मास्टर के रूल्स को फॉलो किया है और मैं लोगों के आंसुओं को और उनके इमोशंस को अपने इन कप्स के अंदर इकट्ठा करने के लिए आई हूँ। अगर तुम लोगों को ये कप्स चाहिए तो फिर या तो तुम इसके लिए पैसे दो या फिर मेरे सामने रो। अगर तुम्हारी फीलिंग्स और तुम्हारे आंसू बिल्कुल सच्चे होंगे तो मैं तुम लोगों को ये कप फ्री में दे दूंगी, वरना तुम लोगों को इस एक कप के लिए 50 कॉइंस देने पड़ेंगे। चलो मुझे बताओ कि सबसे पहले कौन यहाँ पे आंसू बहाने वाला है। अगर तुम लोगों ने अपने आंसुओं से इस कप को भर दिया तो मैं तुम्हें इसके बदले में पैसे भी दूंगी। ये मौका तुम लोगों को बार बार नहीं मिलेगा, सिर्फ एक बार का मौका है, उसके बाद फिर तुम लोगों को ये चांस नहीं मिलने वाला। ये सुनकर कुछ लोग तो रोने की कोशिश भी करते हैं मगर उनके आंसू नहीं निकल रहे थे। मगर अचानक एक लेडी आते हुए बहुत ही जोर से रोना शुरू कर देती है और अपनी दुख भरी दास्तान सुनाते हुए उस लड़की से कहती है कि मेरा एक पागल बेटा वो एक बेवकूफ लड़की के साथ 3 साल पहले घर से भाग गया था। उसके बाद से मैं उसे हमेशा ढूंढती रहती हूँ, वो मुझे कहीं भी नहीं मिला। उस दिन से लेकर अब तक मेरी सोल वो उस बच्चे को देखने के लिए तड़पती रहती है और मेरा दिल उसे देखने के लिए बेचैन है। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि आंटी बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारे आंसू बिल्कुल सच्चे हैं, इसलिए मैं तुम्हें ये रेड कप दे रही हूँ। इतने में फिर हमें दिखाया जाता है कि एक बच्चा अपने एक कुत्ते के साथ उसके सामने आकर रोना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो लड़की उसकी इमोशंस को और उसकी फीलिंग्स को देखने के बाद उसे भी एक कप दे देती है
ताकि वो उसके सारे के सारे आंसुओं को उस कप के अंदर जमा कर सके। जिसके बाद वहां पे मौजूद बहुत सारे लोग फिर एक एक करके उसके आगे गिड़गिड़ाते हैं, रोना शुरू कर देते हैं ताकि वो लोग कुछ पैसे ले सकें और साथ में उन लोगों को वो कप भी मिल जाए। एक बंदा आकर वो अपनी दुख भरी दास्तान सुनाता है और उसके साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि वो इतना जोर से रोता है कि सारे ही लोग हैरान होते हैं। वो उन लोगों को बता रहा होता है कि मेरी 6 महीने की कमाई वो मेरी बीवी किसी चोर के साथ लेकर कहीं भाग गई है, जिसके बाद में अब बिल्कुल कंगाल हो चुका हूँ। ये सुनकर वो लड़की कहती है तुम्हारा दिल टूटा हुआ है, तुम इस ग्रीन कप को यूज करो। मगर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक बंदा चीटिंग करने के लिए जानबूझकर एक कप के अंदर पानी डालना शुरू कर देता है ताकि वो लड़की ये समझ सके कि उसके आंसू इस कप के अंदर भर चुके हैं। मगर उस लड़की को पता चल जाता है कि वो बंदा चीटिंग कर रहा है और वो उन लोगों से गुस्से में कहती है कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि 3 दिन हो गए हैं और तुम में से किसी ने भी अब तक इनमें से एक कप को भी नहीं भरा है। तुम लोग मेरे साथ धोखा करने की कोशिश कर रहे हो ताकि तुम लोग मुझसे पैसे ले सको। ये सुनते ही वो वॉरियर फौरन से उसका वो कप उसकी तरफ थ्रो करता है तो वो लड़की फौरन उस कप को पकड़ती है और एक टेबल पर रख देती है। जिसके बाद वो उस बंदे से कहती है तुम जहां भी जाना चाहो जाओ, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। तुमने जो हरकत की है इसके लिए तुम्हें सबक सिखाना बहुत जरूरी है। मगर वहीं पे ही हमें दिखाया जाता है कि हान फेंग वो ली जेंग की बॉडी को लेकर जुरोंग सिटी में पहुंचने ही वाला होता है और दूसरी तरफ से वो बंदा भी भागते भागते उसी डायरेक्शन की तरफ आगे जा रहा था। वो लड़की उसके बिल्कुल पीछे पीछे मौजूद थी। जैसे ही वो लड़का पानी के किनारे में पहुंचने वाला होता है तो वो लड़की फौरन से अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते ही उसके पैरों के नीचे एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देती है, जिससे वो उस बंदे को वहीं पर ही पकड़कर गिरा देती है। और हान फेंग दूर से ये सब कुछ देख रहा होता है। वो लड़की उसके पास आती है और उससे कहती है चलो अब मुझे भाग कर दिखाओ ना, तुम कहां भागने वाले हो? तुम एक नंबर के धोखेबाज हो और मैं ऐसे फ्रॉडियों को अच्छी तरह से सबक सिखा सकती हूँ। फौरन से मुझे मेरे पैसे वापस करो वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। ये सुनते ही वो बंदा कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस कर रहा हूँ, मुझे जाने दो। ये कहते ही वो फौरन से अपना एक डेगर निकालकर उस लड़की को मारने की कोशिश करता है, जिस पर वो लड़की भी हैरान हो जाती है। मगर वो फौरन से उसके अटैक को डॉज करती है और उस बंदे को एक जोरदार थप्पड़ के साथ उठाकर दूर फेंक देती है। और यहीं पे हमें दिखाया जाता है उस लड़के के हाथों में मौजूद एक ट्रेजर वो उसके हाथ से निकलकर फौरन से पानी की तरफ जाता है और सीधा उसी जगह जाकर गिरता है जहां पर ली जेंग की बॉडी मौजूद थी। वो बॉडी अचानक से उस ट्रेजर के साथ कनेक्ट हो जाती है और वो ट्रेजर आहिस्ता आहिस्ता अपनी एनर्जी ली जेंग की बॉडी के अंदर ट्रांसफर करने लगता है। तो हमें दिखाया जाता है कि देखते ही देखते वहां ली जेंग की बॉडी हवा में ऊपर आ जाती है और हमें एक बहुत ही बड़ा सिल्वर लोटस दिखाया जाता है, जिसके साथ यह एपिसोड भी यहीं पे ही एंड हो जाता है।